चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने सॉलिड के बारे में देख लिया, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में देख लिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया, क्रिस्टल लैटिस देख लिया, यूनिट सेल का डिटेल देख लिया, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव दो तरह के, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद हम लोगों ने इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने वॉइड को डिटेल से पढ़ा। 4 तरह के वॉइड होते हैं रेडियस, रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ लिया, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ लिया, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, स्टैक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टैक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टैक्यूमेट्रिक भी 2 तरह के, स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टैक्यूमेट्रिक भी 2 तरह के, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब बारी है सॉलिड को पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग का हेडिंग आज का क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में घुसने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे कि कंडक्टिविटी होता क्या है, फिर भी मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से क्या होता है कंडक्टिविटी। पहले मैं हेडिंग दे दूं कि कंडक्टिविटी एक्चुअली में है क्या। तो कंडक्टिविटी एक पैरामीटर है। क्या है? कंडक्टिविटी एक पैरामीटर है जो बताता है किस सब्सटेंस का कितना कैपेसिटी है अपने थ्रू करंट को पास होने देने का। कोई भी सब्सटेंस का कितना कैपेसिटी है कि अपने थ्रू करंट, कितना करंट को पास होने देगा, उसी कैपेसिटी को हम लोग मेजर किसके टर्म में करते हैं? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। यही ना कंडक्टिविटी। इट इज ए पैरामीटर through which how much amount of current will be passed through a substance will be measured। यानी the capacity of a substance to pass electricity or electric current through them will be measured in terms of conductivity। तो क्या है कंडक्टिविटी? किसी भी सब्सटेंस का कितना कैपेसिटी है कि अपने थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा, यही ना कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी? द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस to allow the flow of current, to allow the flow of current through them, will be measured in terms of conductivity, will be measured in terms of conductivity। कोई भी सब्सटेंस अपने थ्रू कितना करंट पास होने देगा उसको हम लोग कंडक्टिविटी के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया? पहला बात कंडक्टिविटी जान लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कौन कौन? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, on the basis of electrical property, comma A
solid is categorized into three types. Solid is categorized into three types. किसी सॉलिड को तीन भाग में कैटेगराइज करते हैं. कौन कौन? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, है ना. पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमी कंडक्टर होता है जी, है ना. सेमी कंडक्टर को हम लोग शॉर्ट में S/C से डिनोट करते हैं. शॉर्टकट का जमाना है ना, तो सेमी कंडक्टर को हम लोग S/C से डिनोट कर सकते हैं. अच्छा ये बताओ, नाम से क्लियर है कि कंडक्टर क्या होता होगा? तो अपने थ्रू करंट को पास होने देगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0. अपने थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को पास होने देगा, माने करंट को रोकने वाला मिनिमम होगा, 0 होगा. रेसिस्टेंस 0. रेसिस्टेंस टू स्टॉप द करंट विल बी 0. ये कंडक्टर हो जाएगा. इंसुलेटर क्या होगा? अपने थ्रू करंट को पास ही नहीं होने देगा, मतलब रेसिस्टेंस मैक्सिमम, करंट को अपोज करने वाला रेसिस्टेंस मैक्सिमम, तो इंसुलेटर. करंट को अपोज करने वाला रेसिस्टेंस मिनिमम, तो कंडक्टर. ये दोनों के बीच में जो आ जाएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, माने कुछ करंट को फ्लो होने देगा, कुछ को नहीं होने देगा, आधा अधूरा फ्लो होगा करंट का, तो उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर. शुरू करते हैं कंडक्टर से. तो पहला हेडिंग दीजिए कंडक्टर. पहला हम लोग अपना स्टडी को शुरू करते हैं कहां से? कंडक्टर से. कंडक्टर क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो अपने थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को, सबसे ज्यादा करंट को पास होने देगा, रोकेगा नहीं. मिनिमम रेसिस्टेंस होगा, मिनिमम अपोज टू फ्लो ऑफ करंट होगा. उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कंडक्टर, है ना. इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके. तो क्या हो गया? सब्सटेंस व्हिच अलाउज द, कंडक्टर क्या हो गया? तो सब्सटेंस which allows the passage of electric current, passage of electric current to large extent through them, to a large extent through them is called conductor. उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर. और कंडक्टर कंडक्टिविटी के टर्म में मेजर किया जाता है, कितना फ्लो हुआ करंट. तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज कितना होगा, है ना. इसी रेंज से पकड़ाता है कि कौन बढ़िया कंडक्टर है. तो कंडक्टिविटी रेंज कंडक्टर का कितना होगा? 10 to the power 4, 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर. कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर. तो ऐसा सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी रेंज 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर होगा, वो बेस्ट कंडक्टर होगा. वो बेस्ट कंडक्टर होगा क्योंकि उसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा. तो क्या बोल सकते हैं? मेटल का ही होगा कंडक्टिविटी ज्यादा, जाहिर सी बात है. मेटल्स having conductivity, metals having conductivity in the range of 10 to the power 7 per ohm per meter
will be better और इवन बेस्ट कंडक्टर। वही ना बेस्ट कंडक्टर होगा जिसका कंडक्टिविटी रेंज सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा तो कितना होगा 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। नोट करिए, तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर का बात करते हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए? चल, नोट हो गया। देखिए, कंडक्टर दो तरह के, एक मेटलिक कंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। कितने तरह कंडक्टर? दो, एक मेटलिक कंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तो क्या हो गया? टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, पहला मेटालिक कंडक्टर और दूसरा आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। पहला क्या हो जाएगा? तो मेटालिक कंडक्टर जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं। शुरू करते हैं मेटालिक कंडक्टर से या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जो बोल दीजिए, आपकी मर्जी। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? तो मेटालिक कंडक्टर का सबसे खास बात क्या है? ये करंट का ट्रांसफर कैसे करता है? कंडक्टर है तो करंट का ट्रांसफर करेगा, कैसे करेगा? तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज आपको मालूम है कि जिधर करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, मतलब दोनों के फ्लो के बीच का रिलेशन जस्ट अपोजिट। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है ना? तो करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन व्हिच इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी। ये ध्यान रखना है। हम लोग को मेटलिक कंडक्टर पढ़ना है, तो मेटलिक कंडक्टर करंट को कैसे ट्रांसफर करेगा? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। तो मेटलिक कंडक्टर का सबसे पहला बात, ये करंट को ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं करेगा। मास उसमें जरा सा भी हिलेगा डोलेगा नहीं। तो पहला बात क्या हो गया मेटलिक कंडक्टर में कि
ट्रांसफर करेंट, they transfer current by transfer of electron, by transfer of electron without transfer of any matter, without transfer of any matter, मैटर का बिना ट्रांसफर किए हुए वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के मदद से करंट का ट्रांसफर करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? कोई भी मेटल जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम। मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पहला metals like copper, silver, aluminum, etc. दूसरा नॉन मेटल्स like graphite and various alloys। दूसरा इसका एग्जांपल हो जाएगा नॉन मेटल्स like ग्रेफाइट। और तीसरा एग्जांपल मेटालिक कंडक्टर का वेरियस एलॉयज। एलॉय जो मेटल होते हैं ना, स्टील मेटालिक कंडक्टर है, ब्रास मेटालिक कंडक्टर है, ब्रोंज मेटालिक कंडक्टर, ये सब एलॉय है। ये सभी मेटालिक कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल नहीं होते हुए भी ग्रेफाइट मेटालिक कंडक्टर है तो मेटालिक कंडक्टर कहेंगे। तो ये है। अब मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। किसी भी मेटल के वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतना ज्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उतना ज्यादा पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीज मटेरियल्स यानी मेटल्स, दीज मटेरियल्स have free electrons. These materials have free electrons which can move, और जो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, and are responsible for conduction of electricity, and are responsible for conduction of electricity, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा करंट का फ्लो होगा और उतना ज्यादा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब देखो, किसी भी मेटल का कंडक्टिविटी इंप्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता है, डिफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों चीज पर डिपेंड नहीं करेगा किसी भी मेटल का कंडक्टिविटी। ये भी बात ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डू नॉट डिपेंड अपॉन, conductivity of a metal do not depend upon impurity, upon presence of impurity, presence of impurity and लैटिस डिफेक्ट, ये सब पर कंडक्टिविटी नहीं डिपेंड करेगा। क्यों? अगर इंप्योरिटी आ भी गया मेटल में
तो इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास फ्री, मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा। डिफेक्ट है तो भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो किसी भी मेटल का कंडक्टिविटी डिफेक्ट पर और इंप्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहिए या जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर को बढ़ने से मेटल के कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताइए। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो मेटल का कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घटता है, ऐसा क्यों, है ना। ये बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा कंडक्टिविटी घटेगा, ये मैं लिख रहा हूं, इसका रीजन भी बताता हूं। क्वेश्चन समझिए इसको। वाई कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेज विथ increase in temperature, decreases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी क्यों घटता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा। तो कहता है कि किसी भी मेटल के पास कर्नल होता है, किसी भी मेटल्स के बाद कर्नल्स होते हैं लैटिस साइड पर। कर्नल्स क्या होते हैं वो जानिए। क्या कहता है कि मेटल्स है कर्नल्स एट लैटिस साइट्स। मेटल्स हैव कर्नल्स एट लैटिस साइट्स। कैसे, सो देखो, मान लिया जाए मेटल एम है, एन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो चार्ज क्या बनाएगा, Mn प्लस। इसी को कर्नेल्स बोलते हैं। ये जो चार्ज आयन बना इसी को कर्नेल बोलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मेटल ने रिलीज किया यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही मूव करके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाता है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले कर्नल आपने समझ लिया कि किसी भी मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो आयनिक फॉर्म ऑफ मेटल बचा उसको कर्नल कहेंगे। जैसे मान लो सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, Na+, तो सोडियम का कर्नल क्या हो जाएगा, Na+। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बचेगा, Mg2+, तो मैग्नीशियम का कर्नल क्या हो जाएगा, Mg2+। कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बच जाएगा, Cu2+, तो कॉपर का कर्नल क्या है, Cu2+। कर्नल क्लियर। इसी तरह से मैंने एज ए होल एक मेटल ले लिया M, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जितना उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो N इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और Mn+ जो बच गया वो कर्नल हो गया। क्लियर। तो कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कर्नल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा कर्नल क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। क्या कहता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज,
कॉमा कर्नेल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जब कर्नल वाइब्रेट करेगा, इसको तो स्थिर रहना था, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बाधा पैदा करेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रकल पैदा करेगा। कैसे? अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रही थी, मूव कर रहा था, आराम से मूव कर रहा था ताकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तब पता चला कि कर्नल भी मूव करने लगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब बीच में कर्नल आ गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो यहाँ पर रुक गया ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पर तो इफेक्ट पड़ा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कमेगा, घटेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी घटेगा, है ना। तो कर्नल के वाइब्रेशन से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर ऑब्स्ट्रकल हो जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन आता है, घट जाता है उसका मूवमेंट, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी घट जाता है। तो एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वाइब्रेट करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को तो डिस्टर्ब करेगा, एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। दस रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़िया से नहीं होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, दस रेसिस्टेंस इंक्रीजेज एंड हेंस देयर इज डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, एंड हेंस देयर इज डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी घट जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया, है ना। नोट कर लीजिए, यही रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कर्नल की जानकारी होना चाहिए। और कर्नल अगर देखोगे, मान लो कि कॉपर है, Cu2+ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, यही Cu2+ ना कर्नल हुआ, ये कर्नल हुआ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसके पास, और यही कर्नल मूव करने लगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया, उसका मूवमेंट कम हो गया यानी रेसिस्टेंस हो गया ना इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर, रेसिस्टेंस हो गया तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घटेगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घटा यानी कंडक्टिविटी घट गया, ये है। अब क्या है दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से डिफरेंस के बेस में क्वेश्चन आता है, कहता है कि मेटल मोल्टेन फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, दोनों फॉर्म में करंट को फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल के पास दोनों फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो मूव करेगा, अब मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर। तो कोई भी मेटल सॉलिड फॉर्म में चाहे मोल्टेन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो क्या कहता है, मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म as well as molten form, दोनों फॉर्म में, because metals have free electron in both form, मेटल के आउटरमोस्ट सेल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, वो मोल्टेन फॉर्म रहे चाहे सॉलिड फॉर्म रहे, because metals have free electron in both form, metals have free electron in both form which can move and conduct electricity, free है तो मूव करेगा, which can move and conduct electricity, ये मेटेलिक कंडक्टर का बात हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का बात करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए।
नोट कर लिए? यानी इतना से क्या पता चला, मेटलिक कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ही तो मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो करंट का कैरियर मेटलिक कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स विल बी द करंट कैरियर इन केस ऑफ मेटलिक कंडक्टर। चलिए मेटलिक कंडक्टर हो गया। तो दूसरा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। किसका? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या कहता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर? इसमें आयन करंट कैरियर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे, लेकिन आयन का मूवमेंट होगा, तो आयन के मूवमेंट के कारण करंट का फ्लो होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। किसके कारण? आयन के मूवमेंट के कारण। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को ऐसे भी आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तो कौन हो, किसके कारण करंट का फ्लो होता है? तो आयंस के मूवमेंट के कारण। तो सबसे पहला बात क्या हो गया? आयंस आर करंट कैरियर। आयंस आर करंट कैरियर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का? NaCl, KCl, etc। यह है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को आयनिक सॉलिड भी बोलते हैं, आयनिक ही तो है NaCl, KCl। अब क्या कहता है कि आयनिक सॉलिड, जितने भी आयनिक सॉलिड हैं वो सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों? क्योंकि उसके सॉलिड फॉर्म में आयन टाइटली पैक्ड होते हैं। आयन जब टाइटली पैक्ड, मान लो ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव, टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है तो एक दूसरे को मूव करने का जगह नहीं मिल रहा है, और जब तक आयन मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो चूंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस टाइटली पैक्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आयनिक सॉलिड सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो नेक्स्ट बात क्या है? आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन प्योर स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर इन प्योर स्टेट, यानी solid state, because ions are tightly packed and not able to move. Because ions are tightly packed and are not able to move। आयन इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि एबल टू मूव नहीं, और मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मोल्टेन फॉर्म जिसको कहिए, तो आयन को मूव करने का जगह मिल जाता है। आयन का मूव करने का जैसी जगह मिल गया, वो मूव करने लगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया तो वही आयनिक सॉलिड मोल्टेन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, क्योंकि उसका आयन मूव करने में सक्षम है। उतना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चरल नहीं है जितना उसके सॉलिड फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में था, है ना। तो क्या कहता है? व्हेन आयनिक सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हेन आयनिक सॉलिड्स आर present in aqueous solution और इन मोल्टेन स्टेट, इसी को बोलेंगे और इन मोल्टेन स्टेट, ions become free to move and conduct electricity।
comma ions become free to move and conduct इलेक्ट्रिसिटी। आयन मूव करने के लिए फ्री है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यही तो बात है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। चूंकि आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होते हैं, जब आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा तो केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्चार्ज का मतलब ही हुआ केमिकल डिकम्पोजिशन। तो क्या कहता है, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कॉमा chemical decomposition occurs, chemical decomposition occurs as the charges are discharged at their respective electrode, discharged at their respective electrode, है ना। अपने अपने इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड पे चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसलिए इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। केटायन का क्या होता है, रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे। एनायन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे। नेक्स्ट बात क्या है, रिडक्शन ऑफ केटायन टेक प्लेस एट कैथोड, यही ना होगा इसमें। रिडक्शन ऑफ केटायन टेक प्लेस at cathode and oxidation of anion take place at anode, एनोड पे एनायन का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे केटायन का रिडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कैथोड पे केटायन का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो रिडक्शन, और एनोड पे एनायन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो गया। तो दो तरह का कंडक्टर हो गया, मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेटलिक कंडक्टर में कैरियर ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन, आयनिक माने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कैरियर ऑफ करंट आयंस। मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सॉलिड फेज में भी और मोल्टेन फेज में भी। इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, केवल मोल्टेन फेज में करेगा। नोट करिए। तो अब इंसुलेटर की ओर बढ़ते हैं। हो गया, तो कंडक्टर एक तो हुआ, अब दूसरा इंसुलेटर। इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं, तो छोटा टॉपिक हो गया अपने आप। दूसरा इंसुलेटर, बी नंबर, ए बी सी हमने नंबरिंग दिया था, तो बी नंबर हो जाएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर किसको कहेंगे, तो ऐसा सॉलिड जो करंट को अपने थ्रू पास होने देगा ही नहीं, उसको इंसुलेटर कहेंगे। कोई भी सॉलिड जो अपने थ्रू करंट को पास होने ना दे, उसको इंसुलेटर कहेंगे। तो क्या कहता है, द सॉलिड which almost do not allow the electric current to flow through them is called insulator। तो क्या कहता है, a solid which almost
which almost do not allow the flow of electric current through them. Flow of electric current through them. अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होने देगा. इज कॉल्ड इंसुलेटर. अच्छा, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होने दे रहा है यानी इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होगा. इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है. कहां से कहां तक? 10 to the power -20 पर ओम पर मीटर से 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर. क्या कहता है? देयर conductivity is very less. Their conductivity is very less. कहां से कहां तक? 10 to the power -20 पर ओम पर मीटर to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर. यहां तक होता है. इसका एग्जाम्पल इंसुलेटर का रबर हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस. जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू नहीं जाने दे वो सारा का सारा इंसुलेटर होगा. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रबर, प्लास्टिक, सल्फर, फॉस्फोरस, डायमंड, ईटीसी. ये इंसुलेटर है. बस इतना. अब एक हमने कंडक्टर पढ़ लिया, दूसरा इंसुलेटर. अब तीसरा सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे. सेमी कंडक्टर क्या कहता है? शुरू कर देते हैं. सेमी कंडक्टर को हम लोग S/C से डिनोट करेंगे, है ना. सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच में होता है. कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा. तो सबसे पहला बात क्या कि देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटलिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. यही ना होगा? देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी lies between typical metallic conductor and insulator. मेटलिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है. तो कितना होगा कंडक्टिविटी? 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर. कंडक्टिविटी रेंज याद रखना चाहिए सबका हम लोग को. तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज कितना? 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर से 10 to the power 4 पर ओम पर मीटर. ये कंडक्टिविटी रेंज सेमीकंडक्टर को होगा. नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी किसके कारण होगा? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी और डिफेक्ट. सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी या तो इंप्यूरिटी के कारण होगा या तो डिफेक्ट के कारण. तो क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू presence of impurity और डिफेक्ट. सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंप्यूरिटी और डिफेक्ट के प्रेजेंस के कारण होता है. उसी
सेमीकंडक्टर में। नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सेमीकंडक्टर के लिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर डिफेक्ट बढ़ेगा। इंप्योरिटी का तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन डिफेक्ट जरूर बढ़ेगा, होल्स बढ़ेंगे। तो जैसे ही डिफेक्ट बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी डिफेक्ट पर डिपेंड कर रहा था, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफेक्ट बढ़ गया, डिफेक्ट बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ गया। तो नेक्स्ट बार कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एज डिफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एज डिफेक्ट, जिसको होल्स बोलते हैं, increases with increase in temperature, increases with increase in temperature। डिफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंडक्टिविटी डिफेक्ट के बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इतना कम होता है कि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता। तो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ठीक है, कंडक्टिविटी तो होता है, लेकिन इतना कम होता है कि प्रैक्टिकल यूज का वो हो नहीं सकता। तो क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज टू लेस टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज, यानी उसका कंडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने का दो तरीका, एक तो टेम्परेचर दीजिए बढ़ाना, एक तो टेम्परेचर दीजिए माने हीट कीजिए, और दूसरा डोपिंग। सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी बढ़ाने का दो तरीका, पहला बाय हीटिंग और दूसरा बाय डोपिंग। पढ़ते हैं सीक्वेंशियली। एक बात और क्या कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज टू लेस, conductivity of semiconductor is too less to be of practical use, यानी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो मेथड्स टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, मेथड्स to increase conductivity of semiconductor, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका, दो तरीका है। मेथड वन बाय हीटिंग, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहला क्या है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और मेथड टू क्या है, बाय डोपिंग। मेथड टू है बाय डोपिंग। शुरू करते हैं मेथड वन से। मेथड वन, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
टेम्परेचर से इन टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और वो जो नया सेमीकंडक्टर मिल गया जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, उस नए सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ? सेमीकंडक्टर है, नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट इंसुलेटर होता है, या रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर है तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब उसको आपने हीट दिया तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ गया। अब जो बढ़ा हुआ कंडक्टिविटी के साथ वही सेमीकंडक्टर है तो उसी सेमीकंडक्टर को आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहें। तो सेमीकंडक्टर को आपने हीट देने के बाद नया सेमीकंडक्टर बनाया विथ इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी, तो उस नए सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो क्या कहा? ये सब रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट इंसुलेटर होते हैं। क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑलमोस्ट इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। They are almost insulator at room temperature and becomes semiconductor when heated. टेम्परेचर बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर बन गया and becomes semiconductor when heated. जब हीट कीजिएगा तो सेमीकंडक्टर बन गया और उसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। and are called intrinsic semiconductor। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का बात करो तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है? इंसुलेटर है नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए है ना। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम Ge both are insulator under normal condition। क्या है दोनों का दोनों? इंसुलेटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, दोनों का दोनों इंसुलेटर है। एज दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड, और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सिलिकॉन एक दूसरे सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से, दूसरा सिलिकॉन तीसरे सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहेगा, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा, कंडक्ट तो करेगा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। एज दे contain covalent bond and no free electron, contain covalent bond and no free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो इंसुलेटर होगा, सीधी सी बात है। अब क्या है, हीट करेंगे तो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन को देंगे। आफ्टर हीटिंग कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, कॉमा सम कोवैलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रोकन एंड गिव फ्री इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड टूट के क्या दे देगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन उन लोगों को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कुछ तो कंडक्टिविटी बढ़ाएगा ना उस इंसुलेटर में, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक देम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स make them intrinsic
सेमीकंडक्टर, यही फ्री इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बढ़ाता है। खैर, कुछ तो कंडक्टिविटी बढ़ गया, इंसुलेटर से कुछ कंडक्टिविटी बढ़ा, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी कंडक्टिविटी इतना कम होता है कि कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी ऐसा नहीं कि कुछ प्रैक्टिकल यूज में आ जाएगा, इसका भी कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, लेकिन कुछ होता है। तो मेथड 2 अब सीख लेते हैं, डोपिंग से कैसे कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो मेथड 2, मेथड 2 में क्या था, बाय डोपिंग। तो सबसे पहली बात, डोपिंग क्या है। तो सेमीकंडक्टर में कुछ सुटेबल इंप्यूरिटी को ऐड किया जाता है ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। उसी प्रोसेस को सेमीकंडक्टर में सुटेबल इंप्यूरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, ताकि उस सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ जाए। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ सुटेबल इंप्यूरिटी उसमें ऐड करते हैं, और उसी सुटेबल इंप्यूरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग क्या हो गया, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग some suitable impurity to increase the conductivity of semiconductor, to increase the conductivity of semiconductor। देखिए, स्पोर्ट्स आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का, हॉकी का, तो कभी कभी न्यूज आता है कि एक खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, मतलब कुछ इंप्यूरिटी वो लिया था शरीर में ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए और अच्छे से खेल बढ़ जाए। तो कंडक्टिविटी वहां पर क्या हो गया, बॉडी का पावर, एकदम क्रिकेट के बॉल में एकदम खूब जोर से छक्का मार दे, हर एक बॉल को छक्का मार देगा। डोपिंग इंप्यूरिटी यहाँ पर मतलब कुछ नशीला पदार्थ लिया, शरीर को प्योर रख के खेलने करता है। जितने खिलाड़ी हैं सब लोग इक्विवेलेंट रहें, कंपेरेबल रहें, कोई नशा ना करें। कोई खिलाड़ी छुप के नशा का कोई सेवन कर लिया तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं। तो जो नशा बढ़ा उसी को आप, उस बॉडी का जो कैपेसिटी बढ़ा नशीला पदार्थ लेने के कारण, उसी बॉडी के कैपेसिटी को आप कह सकते हो कि सॉलिड के टर्म में कि कंडक्टिविटी बढ़ गया, उस बॉडी का कैपेसिटी बढ़ गया। और जो नशीला पदार्थ लिया वो डोप है, और नशीला पदार्थ लेने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें कौन सा सुटेबल इंप्यूरिटी ऐड करोगे, उसी सुटेबल इंप्यूरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग करते हैं। ओके, तो इंप्यूरिटी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज, टू टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज। एक बात ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर जितना होगा सब ग्रुप 14 का एलिमेंट होगा। सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, है ना। तो सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 का एलिमेंट, ग्रुप 14 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ग्रुप 14 2, 8, 10 और 4, तो ग्रुप 14 के वैलेंस सेल में 4। सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से।
तो दो तरह का इम्प्योरिटी में सबसे पहला इम्प्योरिटी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को सेमीकंडक्टर में मिलाओगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, ये बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर बनाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी ग्रुप 14 का एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो कहता है ग्रुप 14 के किसी एलिमेंट को सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मैच करोगे, यानी ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ मैच करोगे ग्रुप 15 को, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सबसे पहला बात, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज किसको कहेंगे? तो ग्रुप 15 के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज कहेंगे। तो क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। ग्रुप 15 का एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होगा। पहला बात, एग्जाम्पल क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर का, तो कोई ग्रुप 15 का एलिमेंट ले लो, आर्सेनिक डोप्ड विथ, आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ डोप कर दो। ग्रुप 14 का एलिमेंट कौन है? जर्मेनियम। तो आर्सेनिक डोप्ड विथ जर्मेनियम इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। आर्सेनिक को जर्मेनियम से मिला दिए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है और जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट है। नेक्स्ट बात क्या कहता है? कैसे ये हुआ? आखिर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर? अब तुम देखो, मान लो ग्रुप 15 का एलिमेंट मैंने लिया फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और ग्रुप 14 का एलिमेंट हमने ले लिया सिलिकॉन। देखिएगा ध्यान से। इसी तरह से आर्सेनिक के भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जर्मेनियम का 32 होगा, तो जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 के इनफैक्ट लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 14 वाले के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। यह है। तो कहता है कि फास्फोरस का 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कैपेबल ऑफ मूविंग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन कैपेबल ऑफ मूविंग है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम बात इधर, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आर्सेनिक का 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा जो मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। नोट करिए, तो मैं इस बात को आगे बताता हूं। जल्दी से नोट करिए। देखिए, अब तो आपने देख लिया कि आर्सेनिक के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में 4। इनफैक्ट किसी भी ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या हो गया? आर्सेनिक है 5 electron in their outermost cell. आउटरमोस्ट सेल होता है, आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, उसके लास्ट में
5 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन। एंड एक ले लो जर्मेनियम, जर्मेनियम है 4 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विथ जर्मेनियम। हाउ, तो आर्सेनिक के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही इलेक्ट्रॉन ना बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक फॉर्म्स covalent bond with 4 electron of germanium, 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक में बच जाएगा, ड्यू टू विच देयर रिमेन्स an extra electron, there remains an extra electron with arsenic, of arsenic, which is able to move, which is able to move and conducts electricity, और n टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है and conducts electricity and responsible for making n टाइप सेमीकंडक्टर। ग्रुप 15 एलिमेंट 14 के साथ या इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर के साथ n टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा and makes n टाइप सेमीकंडक्टर। यही तो कहानी है कि n टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा। तो ग्रुप 15 वाले के पास, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जो घूमते रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये तो मालूम है आपको। तो एग्जांपल n टाइप सेमीकंडक्टर का क्या हो जाएगा, ग्रुप 14 का एलिमेंट कोई भी, ग्रुप 15 का एलिमेंट कोई भी मिल गया तो n टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो क्या कहता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स विथ is negatively charged, इलेक्ट्रॉन है ना कैरियर ऑफ करेंट, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोल सकते हो, कैरियर ऑफ करेंट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैरियर ऑफ करेंट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। देखिए एक मैं फिगर से इसको आपको बताता हूं। देखो आप, जर्मेनियम बनाए हुए अपना बॉन्ड, जर्मेनियम अपना बॉन्ड बनाए हुए है, 8 बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पर आर्सेनिक है, इधर जर्मेनियम के साथ, इधर भी जर्मेनियम के साथ जर्मेनियम अपना और भी बनाए हुए 8, और ये आर्सेनिक अभी कितना बॉन्ड बनाए हुए है, 6, 4 दोनों का, 4 जर्मेनियम का 4 आर्सेनिक का, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी तरह से मान लो यहाँ भी आर्सेनिक आ गया, इधर जर्मेनियम के साथ, इधर जर्मेनियम के साथ, इधर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और आ गया, जर्मेनियम और भी जर्मेनियम के साथ बनाए हुए है। इस तरह से कुछ 8 बॉन्ड अपना कंप्लीट रहेगा।
देखिए ऐसे ही बहुत सारा हो जाएगा जर्मेनियम। आर्सेनिक आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, दोनों जगह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया वो कैपेबल ऑफ मूविंग है, किसी के साथ बॉन्ड तो बना नहीं रहा है। यही क्या है, एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर, या ये भी एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करेगा। नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, वही मूव करेगा, वही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नोट कर लो, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज का बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप बना दिया, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी दो तरह के होते हैं ना इंप्योरिटीज। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज सेमीकंडक्टर के साथ यानी ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। क्या बनाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज किसको कहेंगे, ग्रुप 13 एलिमेंट को। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी किसको कह रहे थे, ग्रुप 15 एलिमेंट को, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे और ग्रुप 14 सेमीकंडक्टर में 4, तो 4 से ज्यादा 5 हो गया ना। और सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 में 3, कम है ना, 4 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज। और ग्रुप 13 आप जानते हो, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मालूम है ग्रुप 13 का एलिमेंट। तो ग्रुप 14 का कोई एलिमेंट, मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ग्रुप 13 के एलिमेंट बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम के साथ डोप किया गया है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। क्या लिख सकते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट है, डोप्ड विथ, सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स like बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम और भी फॉर्म्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या बनाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच वाला तो एन टाइप बना ही रहा था। कैसे, तो देखो अल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहा है कि जर्मेनियम में 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो अल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। तो अल्युमिनियम पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए जर्मेनियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, चाहिए ना। अल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, चौथा के साथ क्या करेगा, तो चौथा के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए जो अल्युमिनियम नियरेस्ट नेबरिंग एटम से लेगा। तो यहाँ तो 4 पूरा लिया, लेकिन जिस एटम से अल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर तो होल क्रिएट हो गया ना, होल क्रिएट हो गया, और वही होल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जहां से ये इलेक्ट्रॉन लिया वहां पर होल्स क्रिएट हो गए, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन घट गया ना जहां से एल्युमिनियम लिया। ये तो उससे कर्जा उधारी लेकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया,
तो क्या कहता है सो देखिए, अल्युमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और जर्मेनियम है 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, एंड जर्मेनियम है 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सही बात। 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे विथ जर्मेनियम, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ जर्मेनियम। तो ऐसा प्लेस जहां पर 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसको होल या वैकेंसी कहते हैं। 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मिसिंग है ना एल्युमिनियम में, कहां से है, कहां से लाएगा, नेबरिंग से, तो है तो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिसिंग। तो क्या कहता है, द प्लेस वेयर 4th valence electron is missing, 4th valence electron is missing is called hole or vacancy। उसको या तो होल कहेंगे या तो वैकेंसी कहेंगे। और किसी नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन आएगा और उस पोजीशन को फिल कर सकता है, दूसरा कोई तो उपाय है नहीं। तो क्या, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल दिस पोजीशन। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम and fill this position। और ऐसा करने में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ये होल क्रिएट कर देगा। In doing so it will create hole at its original position। It will create hole at its original position। जहां से आया इलेक्ट्रॉन वहां पर होल क्रिएट हो गया। तो क्या कहता है, वो जो होल है वो अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या करा, P holes will move in opposite direction। P holes will move in opposite direction to that of electron, to that of electron। Thus P hole acts as current carrier। यहां पर करंट कैरियर कौन है, P होल acts as करंट कैरियर। P होल यहां पर करंट कैरियर है। N टाइप में इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज करंट कैरियर था, P टाइप में P होल करंट कैरियर है ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पास 3, एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 वैलेंस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, चौथा भी बनाएगा लेकिन एल्युमिनियम दूसरे से लेगा, तो वहां पर होल क्रिएट हो गया। तो वहां पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने लगेगा और मूवमेंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी
ज्यादा होगा। इसको फिगर से समझिए, पॉजिटिव होल्स को, जिसको नो इलेक्ट्रॉन कहेंगे वहां पर नोट कर लो, तो फिगर से मैं इसको समझाता हूं। नोट कर लीजिए बस, लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का एलिमेंट मिलके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। इतना कहानी ध्यान नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब देखिए, आप मैं समझा रहा हूं पी होल्स को। देखिए फिगर से ये 4 एटम हमने लिया, सब एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन आके 8, देखिए तो 8 बॉन्ड आ गए ना। देखिए इस पर भी 8 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, स्टेबल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक इसका एक इसका, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक इसका एक नीचे वाले का, यहाँ भी वैसा ही, एक ऊपर वाले का एक नीचे वाले का। फिर देखिए ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये तो ऊपर है ही 2, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी कर लिया ना ये भी। अब लेकिन यहां पर बोरॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए यहां पर इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का और 3 बोरॉन का, साथ है ना। देखिए इस बोरॉन पर 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ जो 8वां इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था वहां पर पॉजिटिव होल्स हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव होल्स, यानी नो इलेक्ट्रॉन। यही पॉजिटिव होल करंट के कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो देखो ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया। जहां जहां बोरॉन होगा वहां वहां ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, बाकी सब केस में ऑक्टेट पूरा है। ये नीचे भी कोई दूसरा आइटम आएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ऊपर भी दाहिने बाएं इसी तरह से। तो जहां जहां बोरॉन होगा वहां पर पॉजिटिव होल्स आएंगे, है ना। तो ये आपका पी होल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी हो गया, इनफैक्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। और क्या ध्यान रखोगे कि ग्रुप 14 का एलिमेंट ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ मिलकर के पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 with group 13 makes p-type सेमीकंडक्टर, है ना। अब सेमीकंडक्टर का क्या यूज होगा सो देख लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग को सेमीकंडक्टर का यूज सीखना है। सेमीकंडक्टर का यूज सीखना है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कौन एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है, कौन पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा है। एन टाइप कौन, ग्रुप 15 विथ ग्रुप 14। पी टाइप कौन, ग्रुप 14 विथ ग्रुप 13।
इतना ही से क्वेश्चन आएगा, एकदम पक्का, वो भी ऑब्जेक्टिव। अब यूज ऑफ सेमीकंडक्टर देख लें। यूजेज ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का कुछ यूज, गैलियम और आर्सेनिक, जिसको गैलियम आर्सेनाइड बोलते हैं, वो न्यू जेनरेशन सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में यूज हो रहा है। गैलियम आर्सेनाइड, इसका क्या नाम, गैलियम आर्सेनाइड इज used for making new generation semiconductor devices। जितने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बन रहे हैं सारे के सारे गैलियम आर्सेनाइड से बन रहे हैं, ताकि उनका स्पीड स्मूथ हो, वर्किंग स्मूथ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। दूसरा बात, ट्रांजिस्टर भी एनपीएन और पीएनपी जंक्शन डिवाइस है। ट्रांजिस्टर भी एनपीएन और पीएनपी जंक्शन डिवाइस से बना हुआ है। ट्रांजिस्टर का क्या काम है, पहले ये बताओ, ट्रांजिस्टर का काम बताओ, तब न जानेंगे किससे बना हुआ है। तो ट्रांजिस्टर या तो एम्पलीफाई करेगा या रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पलीफाई और डिटेक्ट द रेडियो सिग्नल, एम्पलीफाई और डिटेक्ट द रेडियो सिग्नल। इज मेड ऑफ एनपीएन और पीएनपी, इज मेड ऑफ एनपीएन और पीएनपी जंक्शन डिवाइस, यही दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तीसरा यूज क्या हो सकता है, रेक्टिफायर और डायोड, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर के बनाया जाता है। कुछ एन टाइप सेमीकंडक्टर, कुछ पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दीजिएगा तो रेक्टिफायर या डायोड बन सकता है। तो क्या कहता है, रेक्टिफायर और डायोड is made of combining N type और P type सेमीकंडक्टर। रेक्टिफायर या डायोड N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके बनता है। और क्या, सोलर सेल, जिसको फोटो डायोड बोलते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर से बना होता है। सोलर सेल, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फोटो डायोड इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। नोट कर लीजिए। तो बैंड थ्योरी बता देते हैं तीनों का। ये यूज ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी जानने से पहले जानना है कि किसी भी सॉलिड में दो बैंड होते हैं। दो बैंड यानी दो पार्ट होते हैं, शादी वाला बैंड बाजा नहीं, दो पार्ट होते हैं। एक को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, दूसरे को वैलेंस बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो खाली होता है। तो कंडक्शन बैंड को एम्प्टी बैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि वो खाली होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको फील्ड बैंड बोलते हैं। तो किसी भी सॉलिड में कितने बैंड, दो बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो क्या कहता है, सॉलिड हैज टू बैंड, ए सॉलिड हैज
टू बैंड, पहला कंडक्शन बैंड जिसको एम्प्टी बैंड भी बोलते हैं, और दूसरा वैलेंस बैंड जो फील्ड बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है ना। तो सबसे पहले कंडक्टर के लिए बैंड थ्योरी देखते हैं। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में बैंड थ्योरी का दो केस हो सकता है। एक इस तरह से, मैं दोनों फिगर को एक साथ बनाता हूं। ये देखो, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूं डॉटेड लाइन से, ये क्या है? वैलेंस बैंड हेवी। और इस एक्सिस को एनर्जी ले लिया मैंने, वो वाई एक्सिस को। तो देखिए, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड टच कर रहा, दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के बीच में क्या है? नो एनर्जी गैप, यानी पार्शियली फील्ड बैंड है। एक बैंड है पूरा, आधा वैलेंस बैंड भरा हुआ, कंडक्शन बैंड खाली है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्शियली फील्ड बैंड है। ये कैसा बैंड है? पार्शियली फील्ड बैंड। या एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता? ओवरलैप कर सकता है इस केस में। देखो, ओवरलैप भी इसमें कर सकता है। यहां तक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या हो गया? ओवरलैप्ड बैंड। तो देखिए, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। यहां देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सटा हुआ है, एकदम दूरी नहीं है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तुरंत चला जाएगा। इनफैक्ट सटा हुआ है, जाने की जरूरत नहीं है। यहां तो ओवरलैप्ड है, कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल का या कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो क्या हो गया? इन मेटल कंडक्शन बैंड इज मोर क्लोजर टू द वैलेंस बैंड, है ना। इन मेटल, या कहो कंडक्टर, ब्रैकेट में कंडक्टर्स, conduction band is more closer to the valence band. Conduction band is very close in energy, very close in energy to valence band. माने इसके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है। There is no energy gap between valence band and conduction band. There is no energy gap between valence band and conduction band. तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन will easily flow from conduction band to valence band, और जितना ज्यादा इजी फ्लो होगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। इलेक्ट्रॉन will easily flow from conduction band to valence band curve when potential difference is applied. When potential difference is applied.
है ना। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इतना आसानी से चला गया Cb से Vb में, Vb से Cb में, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर, वे किस बात पर डिपेंड करेगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दूरी कितना है, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है। तो जितना आसानी से चला जाएगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, जितना मुश्किल से जाएगा उतना कम कंडक्टिविटी। दोनों के बीच में जितना ज्यादा दूरी उतना कम कंडक्टिविटी, दोनों बैंड के बीच में जितना कम दूरी उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। नोट कीजिए। तो बात करते हैं इंसुलेटर का एनर्जी बैंड। चलिए, केस 1 हो गया। अब केस 2 किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप काफी ज्यादा होगा, जिसको लार्ज फॉरबिडन जोन कहेंगे। देखिए बनाते हैं। ये क्या हो गया? ये है कंडक्शन बैंड, एम्प्टी बैंड, और ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन वाला बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हो गया वैलेंस बैंड। और ये एक्स एक्सिस पर एनर्जी रख दो। देखिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा एनर्जी गैप है। ये क्या हो गया? वेरी लार्ज एनर्जी गैप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लार्ज फॉरबिडन जोन। बहुत ज्यादा एनर्जी गैप के कारण इसको बोल सकते हैं लार्ज फॉरबिडन जोन। तो देखिए आप खुद देखिए कि इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफी ज्यादा दूरी, तो वैलेंस बैंड से एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो इसका कंडक्टिविटी सबसे कम, बहुत कम, यही ना होगा। तो क्या लिख सकते हो इन केस ऑफ इंसुलेटर? नीचे भी लिख दें। In case of insulator, comma, there is very large energy gap between valence band and conduction band. Electrons are not able to move from valence band to conduction band, due to which electrons are not able to move from conduction band to valence band when potential difference is applied. When potential difference is applied. Hence, insulators are bad conductor. इंसुलेटर क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंसुलेटर का बैंड थ्योरी हो गया, नोट कीजिए। तो सेमीकंडक्टर का देखते हैं। चलिए केस थ्योरी देख लेते हैं सेमीकंडक्टर का।
केस 3 बैंड थ्योरी हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में भी 2 बैंड होंगे। ये है कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड। ये है वैलेंस बैंड। दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। वेरी लेस एनर्जी गैप। और ये वाई एक्सिस पर हम लोग किसको डिनोट कर दे रहे हैं? एनर्जी को। चूंकि एनर्जी गैप कम है, बहुत कम है, किसके केस में? सेमीकंडक्टर के केस में। तो रूम टेम्परेचर पर तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देता है, कुछ, पूरा नहीं जाता है। तो जब पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जब पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, लेकिन पार्शियल, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो क्या कहता है? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, in case of semiconductor there is very less gap between valence band and conduction band. There is very less gap between valence band and conduction band at रूम टेम्परेचर। ये सब कहानी कहां पर हो रहा है? रूम टेम्परेचर पर। इसलिए नॉट गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, नॉट गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में बढ़ जाएगा। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, कॉमा, some electron will pass from valence band to conduction band and substance will act as semiconductor, and substance will act as semiconductor। और वह सब्सटेंस किसकी तरह काम करेगा? सेमीकंडक्टर की तरह। तो क्या देखा आपने एनर्जी गैप थ्योरी में, बैंड एनर्जी में, कि मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप नहीं होता। इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो ओवरलैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी चला गया होता है, या आसानी से चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में काफी ज्यादा गैप। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाता, तो कंडक्टिविटी सबसे कम। सेमीकंडक्टर के केस में बहुत कम गैप है दोनों बैंड के बीच में। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो कुछ कंडक्टिविटी इसका होगा, और इसी तरह का सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करेगा। तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया। अगले क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। थैंक यू।